आज हम चर्चा करेंगे, क्या जन स्वराज बिहार की राजनीति में विकल्प दे पाएगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उस जन स्वराज की पार्टी जिसके संचालक हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी बात करते हैं बिहार के पलायन रोकने के लिए। प्रशांत किशोर जी बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। प्रशांत किशोर जी बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए। 4 दशक से लालू और नीतीश और भाजपा, कांग्रेस सहित पार्टी के रह चुके रणनीतिकार क्या स्वयं को बदलाव में मुख्य भूमिका निभाते हुए बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पदयात्रा किए, मुहिम चलाए। उस पार्टी जन स्वराज का संचालक हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार की जनता और बिहार के अलग थलग पड़े लीडरशिप बिहार को वास्तव में क्या विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को देख रहे हैं। चर्चा करता हूं विस्तार से। बात करता हूं प्रशांत किशोर जी का निवास शेखपुरा हाउस, जिसमें कोर कमेटी की बैठक होती है। 125 सदस्यों की सूची जारी किया जाता है। बात तो यहाँ तक आ रही है, ऐसा राजनीति में होता भी है कि कोर कमेटी की बैठक हो, किसे क्या स्थान मिला इस पर बवाल होता है। जन स्वराज की भी 125 कोर कमेटी की लिस्ट जारी होती है और उसमें भी बवाल की शुरुआत होता है। हम बात करते हैं बेगूसराय के भूतपूर्व सांसद मुनाजिर हसन। देवेंद्र प्रसाद यादव असंतुष्ट बताए जाते हैं। आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कोर कमेटी में कि आईपैक की जगह मिली है और जिन और ऊंचे स्तर की नेताओं को उनके समकक्ष रखा गया है। जन स्वराज की कोर कमेटी में आरोप यहाँ तक लग रहा है कि पंचायत और प्रखंड जिला स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश की कोर कमेटी में जगह मिली है। मुनाजिर हसन ने आरोप लगाया है कि जूनियर नेताओं को साथ काम करने की भार दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया पूर्व उपचुनाव में इमामगंज और बेलागंज में। इमामगंज में भार दिया गया था, बेलागंज भी जाना चाह रहे थे। समुचित जगह पर उपयोग नहीं किया गया बहुत सारे नेताओं को। लेकिन एक संतुष्टि है कि प्रशांत किशोर जी का जो सूची जारी हुआ है, इसमें एक डिक्टेटरशिप झलकता है। लोगों तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं, क्या इस सूची को एक झलक प्रशांत किशोर जी देखे हैं। सूची जारी हो, बवाल मचता हो, तो संतुष्टि के लिए यह कहा जा रहा है कि 25 सदस्यीय एक कार्यकारिणी की समिति बनाई जाएगी। पार्टी प्रवक्ता होगा, उपाध्यक्ष होगा और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कोर कमेटी की सदस्यों की संख्या 125 से बढ़ाकर 151 किया जाएगा। जबकि उच्च स्तर के नेता को जन स्वराज की पार्टी के ही नेता यह कह रहे हैं कि क्या कोर कमेटी में इतनी अधिक सदस्यों की संख्या होती है क्या। पंचायत और प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी थे उन्हें प्रदेश के कोर कमेटी में जगह मिला है। आईपैक वाले कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, उच्च स्तर के नेताओं को दरकिनार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सूची को पढ़ते हुए और आश्वस्त करते हैं कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सोशल मीडिया में जो खबर आ रही है, खबर पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 20 महिलाओं को जगह दी गई है कोर कमेटी में, 14 सामान्य वर्ग को दिया गया है, 22 दलित वर्गों का जगह दिया गया है, 27 और 28 ईबीसी और बीसी वर्ग के जनप्रतिनिधियों को कोर कमेटी में में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या जन स्वराज
प्रदेश का विकल्प बन पाएगा। इसके लिए 3 योद्धा प्रशांत किशोर जी, मनोज भारती, आनंद मिश्रा फर्क बतला रहे हैं। क्या बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर जी स्वयं चुनाव लड़ेंगे किसी सीट से, और लड़ेंगे तो कहां से? मनोज भारती कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते वह अपना एक कार्य की तय सीमा लिमिट करते हैं कि हमारा काम है प्रदेश के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता से मिलना, जबकि पार्टी के मुखिया होने के नाते जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का काम है जनता से मिलना। दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के तहत या जन स्वराज संपर्क अभियान के तहत वे जनता से मिलकर जनता की दशा और मनोदशा से अवगत होते हैं, और उसमें जो चयनित कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की क्या समस्या है, कार्य करने की क्या तरीका है, इसका एनालिसिस फीडबैक मनोज भारती अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते तय करते हैं। तीसरे नेता हैं आनंद मिश्रा जी। वे तो कमांडो फोर्स की स्थापना करते हैं और गुरुकुल की भी, जन स्वराज गुरुकुल, जिसमें शिक्षा के कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाएगा बिहार की जनता को, बिहार के बच्चों को, बिहार के भविष्य को बतलाया जाएगा। कमांडो फोर्स, जन स्वराज कमांडो, जिसमें अनुशासन सिखाया जाएगा, चूंकि यह पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, IPS अधिकारी रह चुके हैं। एक बात आती है कि यह अपने ही सवाल से देते हैं कि मैंने भी सेवा की है और उसके बाद नौकरी छोड़ा है। गुरुकुल, जन स्वराज गुरुकुल के माध्यम से बिहार के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि आप भी तैयारी कीजिए, आप भी दक्षता लाइए, आप भी कंपटीशन में फाइटिंग कीजिए, नौकरी लीजिए, सेवा दीजिए, और उसके बाद में तब राजनीति कीजिए। क्या जन स्वराज बिहार का विकल्प बन पाएगा या तीसरा कोना स्थापित करेगा? आप इससे पहले देख चुके हैं, सदगति से लेकर दुर्गति तक चिराग पासवान, लोजपा का उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, जो बिहार 4 दशकों के अंतराल में लालू और नीतीश से परिवर्तन और बदलाव के लिए बिहार में अलग पार्टियां बनाई। इसमें किसी का विलय हुआ, किसी में दल में। क्या इस तरह की गति होगी या सदगति होगी या जन स्वराज आगे बढ़ेगा? इसका उदाहरण देने के लिए 4 जो उपचुनाव है, पार्टी का सिंबल 10 दिन पहले आया, 10% वोट लेकर के तीसरा विकल्प बनने का प्रयास के लिए निरंतर अग्रसर है। बात कर लेता हूं तिरहुत उपचुनाव में राजद, JDU के प्रत्याशी तीसरे और चौथे स्थान पर था, और दूसरे स्थान पर जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम जी थे। यह भी जन स्वराज की संतुष्टि देने लायक रिजल्ट है। लेकिन पार्टी तभी चलती है जब सत्ता में आपकी संख्या कितनी हो। संख्या की गणित में उलझ रहा है, वोट की प्रतिशत निरंतर बढ़ती जा रही है, 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या 2025 में जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, इसमें जन स्वराज तीसरा विकल्प दे पाएगा, 243 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, या इतनी सीटें लाएगी जिसे किसी सरकार को समझौता करने के लिए, अलायंस करने के लिए जन स्वराज मजबूर करेगा। और 2005 में रामविलास की जो लोक जनशक्ति पार्टी की तरह बिहार की सत्ता की चाबी अपने पास रखने का प्रयास करेगी, इतनी निर्णायक भूमिका में आएगी। यह बदलाव की चाबी जनता के हाथ में है। जन स्वराज की दशा दिशा का तय
बिहार की जनता जन स्वराज के हाथों में चाबी किस प्रकार से सौंपती है, यह तो आने वाला वक्त विधानसभा का चुनाव 2025 ही बतलाएगा। लेकिन कोर कमेटी की जन स्वराज की स्थापना होते ही पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। धन्यवाद।